यूं तो मेहुल को अपने देश और समाज में रोजमर्रा की जिंदगी में दिन प्रतिदिन घटने वाली आपराधिक घटनाओं को सॉल्व करने में मजा आता था और खुशी होती थी। लेकिन आज वह थोड़ा फ्री था तो अपनी कार की छत को हटाया और खाली कार लेकर निकल पड़ा एक लंबी ड्राइव पर। वह अभी पूरी तरह शहर के बाहर नहीं निकला था, लेकिन आबादी थोड़ी कम होने लगी थी। सड़क के दोनों ओर ज्यादातर नए मकान बने थे और बन भी रहे थे, किंतु थोड़ा पीछे की ओर अब खेत भी थे जिनमें गन्ने की फसल लगी थी। सड़क के दोनों ओर छोटे छोटे टेंट लगे थे। उसने सोचा इन टेंटों में घर बनाने वाले मजदूर और उनके परिवार रहते होंगे। वहाँ आसपास खाली पड़ी जगहों को बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें देखकर उसे लगा कि ये सब इन्हीं मजदूरों के बच्चे होंगे। सड़क के दोनों ओर अपनी अपनी मस्ती में मगन खेल रहे बच्चों को देखकर उसका भी मन किया कि वह भी इन सब बच्चों के साथ खेलने के लिए रुक जाए। मेहुल ने अपने चारों तरफ नज़ारों का मजा लेने के लिए बस अपने कार में बज रहे संगीत को अभी बंद ही किया था कि उसे अपने दाहिने ओर से किसी एक धीमी चीख सुनाई दी। तेज चलने वाली किसी छुरी की तरह तेज चलने वाला उसका दिमाग तुरंत पहचान गया कि यह किसी 12-13 साल की लड़की की चीख है। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी थी। इस सन्नाटे में उस लड़की पर किसी जानवर का हमला हो सकता है, या फिर अपने आप से खेलते कूदते वह चोट खा गई हो और अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी आदमी ने उसे अकेला पाकर उस पर अपने ऊपर चढ़े हवश के कारण हमला किया हो। यह विचार आते ही मेहुल ने बहुत जोर से ब्रेक मारी कि कार चरमती सी बाईं ओर जाकर सड़क के किनारे लगे बालू के ढेर में टकरा कर रुक गई। अपनी कार से तेजी से उतरा तो उसके दोनों तरफ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने अपना खेल रोककर उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे, जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। तुम सबने कोई चीख सुनी? कार से उतरकर मेहुल ने बच्चों से पूछा तो सभी ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। मेहुल ने अपने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई भी बड़ा आदमी दिखाई नहीं दिया। केवल बन रहे मकान और खेतों के बीच लगे टेंट में कहीं कहीं से धुआं निकल रहा था। इसका मतलब हुआ इन टेंटों में कोई तो बड़ा आदमी या औरत होगी जो कि खाना बना रही है, किंतु क्या उनसे कुछ मालूम हो सकेगा? उसके तेज दिमाग ने उत्तर दिया, नहीं। यदि वहां कोई हादसा हुआ होता तो अब तक कोई ना कोई बड़ा निकल कर बाहर आ चुका होता। यह हादसा जरूर किसी ऐसे टेंट में हुआ होगा जहां लड़की अकेली रही होगी। अब अगर हर एक टेंट में वह जा जाकर पूछताछ करेगा तो काफी समय निकल जाएगा, और उसके पास इतना समय तो था नहीं। तभी एक और चीख सुनाई दी। यह चीख पहले वाली चीख से और भी धीमी थी। उसने सोचा लड़की की चीखने की शक्ति शायद कम हो रही है। एक और बहुत धीमी चीख सुनाई दी। वह समझ गया कि चीख किसी टेंट से नहीं बल्कि गन्नों के खेत के पीछे दिखाई दे रहे 4-6 पेड़ों के पास से आ रही है। मेहुल ने बहुत तेजी से उस ओर दौड़ लगा दी। अभी वह गन्नों के खेत के बीच ही था कि उसे अपने पीछे कई सारे स्त्री पुरुषों की आपस में बात करते हुए भागते आने की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने सोचा इन सबको बच्चों ने चीख के बारे में बताया है, या तो इन लोगों ने भी उस चीख को सुना है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बड़े बड़े गन्ने के कारण कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन दौड़कर चलते हुए कुछ लोगों के पैरों की आहट सुनाई जरूर दे रही थी। उसे लगा ये सब लोग मिलाकर 8-10 तो होंगे ही। मेहुल ने खेतों को पार किया तो उसे पेड़ों के चारों तरफ घनी झाड़ियां दिखाई देने लगी। तभी इन झाड़ियों को सीधे पार करना इतना आसान था नहीं, किंतु घूमकर जाने के लिए एक पगडंडी बनी हुई थी। उसे पगडंडियों का सहारा लेना पड़ा। अभी वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि अपने पीछे पगडंडियों पर आते हुए वे लोगों को अपने उसने देखा, जिनमें से एक महिला को जोर जोर से रो रही थी। मेहुल समझ गया वह लड़की उसकी ही है, किंतु वह रुका नहीं, भागता रहा और अंततः उसे उन पेड़ों को पार कर रास्ते पर पड़ी हुई एक लड़की दिखाई देने लगी। जहां पर वह लड़की थी उसके 10 कदम आगे से फिर गन्ने का खेत शुरू हो जाता था। मेहुल को समझने में देर नहीं लगी कि लड़की को पकड़कर गन्ने के खेतों की ओर खींचने वाला कोई जानवर नहीं बल्कि कोई आदमी ही रहा होगा, क्योंकि यदि कोई जानवर होता तो लड़की के शरीर में कहीं ना कहीं से खून जरूर बह रहा होता और जमीन पर खून के निशान होते जो दूर से दिख जाते, और वह लड़की खुद तो इतनी कूद फान करेगी नहीं कि इस तरह गिरकर बेहोश हो जाए। लड़की का एक हाथ उसके सिर के पीछे फैला हुआ था, दूसरा हाथ शरीर से चिपका हुआ था। दोनों पैर फैले हुए थे और जमीन पर उसे 8-10 फीट तक खींचा गया था। लड़की की स्थिति को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि उसे उसके हाथों को पकड़कर खींचा गया है। जिस तरह से सड़क की मिट्टी खुरची हुई थी, उससे तय था कि लड़की ने काफी विरोध और संघर्ष किया होगा। लड़की के पास पहुंचने से पहले ही उसने अनुमान लगा लिया था कि मेहुल के लड़की के पास पहुंचने के साथ उसके पीछे वाले लोग भी पहुंच गए। लड़की को इस हालत में देखकर उसकी माँ और भी जोर जोर से रोने लगी। मेहुल ने लड़की का निरीक्षण कर लेने तक सभी को लड़की से थोड़ा दूर रहने को कहा और अपने प्राइवेट डिटेक्टिव होने का कार्ड दिखाया तो सभी उसे पुलिस का आदमी समझकर पीछे हटकर खड़े हो गए।
मेहुल ने गहराई से निरीक्षण किया तो देखा कि उसके दोनों कानों के पास जहां बालियां पहनी जाती है वहां से खून बह रहा है और पैरों में एड़ियों के पास खुरचने के भी निशान हैं। वह अभी कुछ और सोच ही रहा था कि उसकी माँ फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, अरे इसके कानों की बालियां कहाँ गई और पैरों की पायल कहाँ है। मेहुल ने सोचा ये कानों की बालियां और पायल क्या सोने चांदी की थी, किंतु इतने गरीब लोगों के पास सोने और चांदी के गहने आए कहाँ से। किसी नतीजे पर वह पहुंचता इसके पहले ही किसी दूसरी स्त्री ने कहा, वही बालियां और पायल जो इसकी ससुराल से मिली थी। हाँ वही, लड़की की माँ ने कहा। क्या इतनी छोटी सी उम्र में ही इसकी शादी हो गई थी, मेहुल ने पूछा। हाँ, हमारे यहाँ लड़की की शादी हो जाती है पहले, लेकिन हम लड़की को ससुराल तब भेजते हैं जब वह बालिग हो जाती है, किसी ने कहा। क्या करे साहब, हमारे यहाँ यह सदियों से चला आ रहा है और इसी में हमारे लड़के और लड़कियों की भलाई है। कानून हम भी जानते हैं, लेकिन कानून हमारी मदद करने तब आता है जब कोई हादसा हो जाता है। हम गरीबों की जिंदगी की अपनी चुनौतियां और मजबूरियां हैं साहब, आप समझ सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति ने कहा जो अपने पहनावे और चाल ढाल से थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा था। हम सब एक ही कमरे के मकान या एक टेंट की ही सब साथ में रहते हैं और हमारे घर के बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं, एक अन्य महिला ने मेहुल की मुंह की तरफ देखते हुए कहा। तो मेहुल ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया जिधर गन्ने के खेत फिर से शुरू हो जाते थे। उसे कुछ दूर झाड़ियों के बीच चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। यह क्या हो सकती है, उसने मन ही मन कहा और धीरे से उठकर उस तरफ चला गया जिधर वह चीज पड़ी हुई थी। पास जाकर मेहुल ने देखा तो वह एक चश्मा था, या चश्मे को उठाकर मेहुल ने देखा तो वह एक हाई पावर का चश्मा था जिसका फ्रेम एक खास कंपनी का बना हुआ था। यह देखकर उसके मुंह से सीटी बजने की आवाज निकल गई और सब उसकी ओर देखने लगे। चश्मा लेकर मेहुल वापस आया, तब तक लड़की को थोड़ा होश आ गया था। मेहुल ने लड़की से उसके साथ हुए हादसे के बारे में पूछा तो उसने डरते डरते बताया, माँ के कहने से वह खाना बनाने के वास्ते लकड़ियां लेने इस पेड़ों के पास आई थी और अभी उसने 2-4 लकड़ियां ही इकट्ठी की थी कि पीछे से पकड़कर किसी ने उसे खींचा, फिर हाथापाई कर उसके कानों से बालियों को खींचा और उसने विरोध किया तो उसके हाथों को पकड़कर वह खींचते हुए उसे दूर तक ले गया। फिर जब वह अपने होश थोड़ा थोड़ा खोने लगी तो उसके कानों से बालियां और पैरों से पायल खींचकर वह लेकर भाग गया। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं था। उसने क्या पहन रखा था यह उसे मालूम नहीं था, लेकिन उसने एक कपड़े से अपनी मुंह को बंद कर रखा था जिस कारण वह उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। मेहुल ने जब जेब से अपना मोबाइल निकालकर पास के पुलिस स्टेशन को इस हादसे के बारे में विस्तार से बताया तो थोड़ी ही देर में वहां इंस्पेक्टर 3 सिपाहियों के साथ पहुंच गया। मेहुल ने इंस्पेक्टर से कहा, आप इस केस की एफआईआर लिखें, तब तक मैं इस बदमाश का पता लगाकर आपको सूचित करता हूँ। मेहुल चश्मा ले जाकर बाजार की ओर अपनी कार से निकल गया। चश्मे की एक दुकान पर मेहुल ने उस चश्मे के फ्रेम को दिखाते हुए पूछा, इस कंपनी का फ्रेम शहर में कौन कौन बेचता है? मैं नहीं जानता सर, लेकिन हमारे शहर में इस कंपनी का होलसेल डीलर है, कमबंद चश्मे वाला। इसकी शॉप कहाँ है? चांद मियाँ चौराहे पर, शहर में मशहूर टोपी वाली शॉप के बगल में। मेहुल सीधे कमबंद चश्मे वाला की शॉप पर पहुंच जाता है। चश्मे को दिखाते हुए उसने दुकानदार से पूछा, इस कंपनी का फ्रेम आप शहर में किन किन दुकानदारों को बेचते हैं? सर, इस कंपनी का फ्रेम तो हम बहुत से दुकानदारों को बेचते हैं, इस शहर में भी और इस शहर के आसपास के इलाकों में भी, लेकिन इस फ्रेम को हम भूल ही नहीं सकते, इसे हमने ही बेचा है एक फुटकर ग्राहक को। अच्छा, क्या आप उस ग्राहक के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, इस कंपनी का यह बहुत पुराना फ्रेम है, इस प्रकार के फ्रेम अब नहीं बिकते। पिछले 5 सालों से यह फ्रेम दुकान में रखा हुआ था, कोई खरीदता ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा ग्राहक आया जिसे हमारी पूरी दुकान का कोई फ्रेम पसंद ही नहीं आ रहा था। आखिर थक हार कर मैंने यह फ्रेम उसे दिखाया तो उसे तुरंत पसंद आ गया। इस महंगे फ्रेम को खरीदने की उसकी औकात नहीं थी, किंतु मेरा यह फ्रेम बिक ही नहीं रहा था, तो हमने उसे बहुत सस्ते में केवल 500 में उसे बेच दिया। उसके पास वह भी नहीं था तो वह 500 रुपये उधार लेकर गया था। उधार कर गया था तो उसका नाम पता तो कहीं लिखा होगा आपके पास? मैं तो इसे भूल ही गया था, आपने फ्रेम दिखाया तो फिर याद आया, इसका नाम पता होगा हमारे पास, कहकर दुकानदार अपने रजिस्टर के पन्ने पलटने लगा। मेहुल के ऊँट फिर गोल हो गए। सीटी बजने ही वाली थी कि दुकानदार ने उस ग्राहक का नाम और पता अपने रजिस्टर में खोज लिया। बिना सीटी बजाए ही मेहुल ने अपनी डायरी में उसका नाम और पता लिखकर अपनी कार में बैठकर उस नाम और पते को इंस्पेक्टर को व्हाट्सएप कर दिया। मेहुल दोबारा उसी जगह पर पहुंचता है जब तक इंस्पेक्टर उसे पकड़कर उस लड़की से उसकी पहचान करा चुका होता है। मेहुल ने उस बदमाश की ओर सर से पांव तक बहुत गुस्से से देखा तो वह कांपते हुए दीनता से हाथ जोड़कर कहने लगा, सर यह सब कुछ इस चश्मे के कारण हुआ है। यह मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत पसंद था। मैं इसका पैसा तो बाकी ही था, इसके लिए दोस्तों को मैंने पार्टी भी दी थी जिस कारण मेरे ऊपर काफ़ी उधार हो गया था।
अपने सिर को हिलाते हुए मेहुल ने कहा, अपनी औकात और अपनी चादर को देखकर ही अपने पैर फैलाने चाहिए। फैशन और ऐशबाजी उतनी जितनी कमाई आपकी हो। गलती हो गई सर, एक बार मुझे माफ कर दे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इसका फैसला तो अब कोर्ट ही करेगी, हमने तो केवल अपना काम किया है। सिपाहियों ने उसे जीप में बिठा लिया।